નમસ્કાર પશુપાલક મિત્રો. કામધેનુ યુનિવર્સિટી આયોજિત ઓનલાઈન પ્રશિક્ષણ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પશુ છે એની આજુબાજુ ઘણા બધા પરોપજીવીઓ છે એ રહેતા હોય છે, અને આ પરોપજીવીઓ છે એ પશુઓના શરીરમાં આશરો લે છે અને પશુઓમાંથી પોતાનું પોષણ મેળવતા હોય છે. ઘણી વખત પરોપજીવીઓ છે, અંતઃ પરોપજીવી હોય તો પશુઓના શરીરની અંદર જે અવયવો હોય એ અવયવોમાં એ રહેઠાણ કરતા હોય અને પશુ પોષણમાં ભાગ પડાવતા હોય. ઘણી વખત આ પરોપજીવીઓના કારણે પશુઓને ઘણા રોગ પણ થતા હોય. એટલે પરોપજીવી છે એનું નિયંત્રણ કરવું એ ખૂબ જરૂરી છે. અને આ વિષય પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણે વિષય નિષ્ણાંત તરીકે આમંત્રિત કર્યા છે ડોક્ટર નિરંજન કુમાર સાહેબને. સાહેબ છે એ વેટરનરી કોલેજ નવસારી ખાતે સહ પ્રાધ્યાપક તરીકે કાર્યરત છે અને તેઓ પરોપજીવી શાસ્ત્ર વિષયના નિષ્ણાંત છે. તો હું સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ જે ચરતા પ્રાણીઓમાં આંતરો પરોપજીવી હોય એનું પ્રબંધન કે નિયંત્રણ કઈ રીતે કરી શકાય એ વિશે પશુપાલકોને માર્ગદર્શન આપે. પ્લીઝ સર. Thanks a lot to Honorable Vice Chancellor Sir and DE Sir of Kamdenu University for giving this opportunity. नमस्कार पशुपालक मित्रों, आज का चर्चा का विषय है चरने वाले पशुओं में अंतः परजीवियों का प्रबंधन। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही पशुपालन मानव के साथ जुड़ा रहा है। पशुओं का पालन पोषण, उनकी देखभाल और स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रेजेंटेशन में हम चरने वाले पशुओं में अंतः परजीवियों के प्रभाव और उनके नियंत्रण के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करेंगे। यह विषय पशुपालक मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। परजीवी वो छोटे जीव होते हैं जो अन्य किसी बड़े जीवित जीव के अंदर या उसके ऊपर रहते हैं और उनका खाना या पोषक तत्व का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करते हैं। इससे क्या होता है, जो जिस जीव के अंदर रहते हैं उसको हम मेजबान बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। पशुओं का शरीर परजीवी के विकास और जीवन चक्र के लिए बहुत ही एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। इसीलिए पशु हमारे प्रायः परजीवी संक्रमण के लिए ससेप्टेबल है। प्रारंभ में परजीवी एक सूक्ष्म और सरल जीव थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने मेजबान के अंदर, होस्ट के अंदर जीवित रहने के लिए अपने आप में अभूतपूर्व सुधार किया, जिससे वो होस्ट के अंदर, मेजबान के अंदर एक सक्षम तरीके से रह सकें। अधिकांश परजीवी, अंतः परजीवी पर्टिकुलरली, वो किसी भी होस्ट के अंदर इंजेक्शन से फूड के साथ अंदर जाते हैं। पशुओं की चढ़ने की आदत उन्हें परजीवी के संक्रमण के प्रति काफी संवेदनशील बनाता है। एक तो वो धरती के काफी करीब चढ़ाई करते हैं, जिससे क्या होता है, जो आंतरिक परजीवी के लार्वा हैं उनको खाने के साथ, घास के साथ शरीर के अंदर जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और साथ ही जो हमारे पशु होते हैं वो सामाजिक जानवर हैं, वो अकेला नहीं रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो अगर ग्रुप के किसी भी एक पशु में कोई परजीवी आ गया तो संभावना है कि कुछ ही समय में बाकी पशुओं में भी वो जीवाणु और वो आपके परजीवी आ जाएंगे। तो अंतः परजीवी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ जो प्रमुख परजीवी हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि ट्रेमाटोड है, पैराएम्फियोस्टोमम, कोटाइलोफोरन, कैलिकोफोरन, गैस्ट्रोथाइलेक्स, सिम्बिफोमा इंडिका, ओग्मोकोटाइल इत्यादि। सिस्टोड जो पाचन तंत्र में रहते हैं वो हैं मोनिजिया एक्सपांसा, मोनिजिया बेनिडिनी, ए वाइटलिना सेंट्रीपक्टाटा, स्टिलिशिया ग्लोबीपंक्टाटा और अदर। नेमाटोड जो प्रमुख रूप से हैं वो है गोंगाइलोनिमा पल्चरम, गाइगेरिया पैकेसेलिस, हिमोंकस कंटोटस में सिस्टोसीरस डिजिटेटस, मार्सिलेजिया और ट्राइकोस्ट्रोंगाइलस के बहुत सारे स्पीसीज जो पशु के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ भी होते हैं, जैसे कि आइमेरिया के विभिन्न
स्पीसीज आइमेरिया एक कॉक्सीडिया है जो कि काफ़ी पशु में नुकसान पहुंचाता है, उनको बीमार करता है, उनको डायरिया कर सकता है, और अगर सही समय पे उसका इलाज ना हो तो उसका पशु का मृत्यु भी हो सकता है। जो लीवर में मिलने वाले जो ट्रेमाटोड हैं महत्वपूर्ण है, फैसियोला जैजेंटिका, फैसियोला हेपेटिका, और बहुत सारे एम्फिस ये ट्राइक्लोसीलियम डेंड्रिटिकम। सिस्टोड में है स्टिलिशिया हिपैटिका, स्टिलिशिया ग्लोबी पंक्टाटा, और भी आदि। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ट्रेमाटोड मिलते हैं उसमें प्रमुख हैं ब्लड फ्लू, और उसके दो तीन जीनस हैं, सिस्टोसोमा, ऑर्निथोबिल्हार्जिया, और ये पशु के सर्कुलेटरी सिस्टम में रहते हैं। आंतरिक परजीवी का प्रभाव पशुओं पे विभिन्न तरह की स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करते हैं, और साथ ही साथ जो मिल्क प्रोडक्शन है और जो एनिमल का अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए रखते हैं तो उसका भी हमें नुकसान होता है, और अल्टीमेटली पशुपालक मित्रों को जो इकोनॉमिक लॉसेज है, आर्थिक नुकसान है, वो झेलना पड़ता है। यूजुअली जो परजीवी होते हैं वो मेजबान के पोषक तत्व को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, जिससे क्या होता है कि पशु का जितना वजन होना चाहिए वो बढ़ता नहीं है, और अल्टीमेटली उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाएगा, और फाइनली जो पशुपालक मित्रों को जो आर्थिक नुकसान है वो झेलना पड़ता है। दूध की कमी हो जाएगी। इवन जो परजीवी होते हैं पशु के प्रजनन क्षमता को भी कम करते हैं, गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, गर्भपात को बढ़ा सकते हैं, और कम संतान होने की वजह से आगे का जो हमारा पशुपालन है वो उस पर असर करता है। एनीमिया कुछ ऐसे परजीवी होते हैं खास करके जो रक्त पीते हैं, वो पशुओं में एनीमिया कर सकते हैं, और इससे क्या होता है एनिमल कमजोर हो जाएगा, उसकी जो प्रतिरोधी क्षमता है वो कम जाएगी, जिससे वो बहुत सारी बीमारी के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अगर हम सही समय पे इलाज ना करें तो क्या हो सकता है, एनिमल हमारा मर भी सकता है, और एक एनिमल अगर पशु का मर गया तो काफ़ी नुकसान उनको झेलना पड़ता है। साथ ही साथ उपचार में जो हमारा ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो भी लगता है, और फाइनली ये सारे बर्डन पशुपालक मित्रों पे आता है। साथ ही साथ दवा का जो प्रतिरोधी क्षमता है परजीवियों ने काफ़ी हद तक विकसित कर लिया है, तो अधिकतर जो हमारे अभी जो दवाई चलते हैं वो काफ़ी कुछ न कुछ लिमिट तक प्रतिरोधी उनमें विकसित हो गई है। साथ ही साथ अगर कुछ परजीवी भार चारागाह को दूषित कर सकते हैं, जिससे पुनः संक्रमण की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो पशु परजीवी का जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सही समय पे सही जांच अगर कर लें तो उनका हम सही से उपचार कर सकते हैं, और जो हमारा नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं। तो जो जांच या जो डायग्नोसिस या जो निदान है हम दो महत्वपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। एक तो होता है कि जो हम फील्ड में कर सकें, एक होता है जो हम लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। तो फील्ड में हम पशु के जो सिम्टम आएंगे, बीमारी होने के बाद जो सिम्टम आएंगे, जो लक्षण आएंगे, उनको देख के हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इनको इस जानवर में कौन सी परजीवी का इन्फेक्शन संक्रमण हो सकता है, और इससे संभव नहीं हुआ तो फिर हम उसको लैब में सैंपल भेज के फर्दर उसका डायग्नोसिस कराते हैं, निदान कराते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रयोगशाला आधारित निदान, जो कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा ही संभव होता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम एक से अधिक तरीकों का इस्तेमाल करें, इससे कि हम सही से और सटीक परजीवी संक्रमण का पता कर सकें। जैसे एक पोस्टमार्टम भी हमारा काफ़ी यूजफुल होता है। पोस्टमार्टम करके भी हम जानवर में जो संक्रमण है किस परजीवी का है ये जानकारी ले सकते हैं, और जो जीवित पशु है उसके बेसिस पे उनका हम इलाज कर सकते हैं। तो गैर प्रयोगशाला आधारित जो हम फील्ड में कर सकते हैं उसमें हम कुछ तरीकों का देख लेते हैं। एक है उसमें फामाचा, इसे फुल फॉर्म में हम बोलते हैं फाफा मालन चार्ट। इसको एक साइंटिस्ट थे, अफ्रीकन साइंटिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर फ्रैंकवाइस मालन, इन्होंने इसको विकसित किया था, और ये खास करके भेड़ के लिए बनाया गया था। बहुत ही सिंपल तरीका है।
एक कलर चार्ट अवेलेबल है, उससे हम क्या करते हैं, जो लोअर आईलिड है भेड़ का, उसके म्यूकोसा लेयर का मैचिंग करते हैं, कलर मैचिंग करते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर आपकी जो म्यूकोसल का कलर मैचिंग अगर 4 नंबर से हो रहा है या 5 नंबर से हो रहा है, तो हमें उसे इलाज करना अत्यंत ही आवश्यक है। और अगर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ऐसे जानवर को हम इलाज नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राय पशुपालक मित्रों और इवन पशु चिकित्सक भी क्या करते हैं कि जितने भी एनिमल हैं सबको परजीवी के खिलाफ दवाई दे देते हैं, जो कि जरूरत नहीं है। अभी जो नया तरीका है वो ये कहता है कि जिस पशु में परजीवी का संक्रमण का असर ज़्यादा दिखता है उसी का इलाज करना चाहिए। मास ट्रीटमेंट अवॉइड नहीं करना चाहिए। मास ट्रीटमेंट करने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, और उल्टे क्या होता है कि जो परजीवी प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं उस दवाई के प्रति, तो फिर क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो दवाई हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम फार्माचा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी दिक्कत यही है कि ये आपका भेड़ के लिए ये बनाया गया है, और जो पैरासाइट है वो है हेमोंकस कंट्रोटस। तो सभी पैरासाइट के लिए भी ये काम नहीं करेगा, हेमोंकस कंट्रोटस के लिए करेगा और ये भेड़ में करेगा। तो इसका इस्तेमाल हम करके हम जो मोस्ट संवेदनशील पशु है उसका हम पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के बाद उसी पशु का केवल उपचार करें, सभी का नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं, ये कलर चार्ट है, बहुत ही अच्छा, और आसानी से कोई भी इसको मैचिंग करके पता कर सकता है कि हमें किसे इलाज करना है, किसे नहीं करना है। नंबर 4 और 5 को इलाज करने की ज़रूरत है। नंबर 3 बॉर्डर लाइन पे है, इसे इलाज करने के लिए पशु चिकित्सक को निश्चित करना पड़ेगा कि उसमें जो असर दिख रहा है वो किस लेवल का है। अगर इरिवर्सिबल असर है तो फिर हमें इलाज करना होगा, और अदरवाइज हम छोड़ भी सकते हैं। नंबर 1 और नंबर 2 में अगर पैरासाइट इवन है भी, फिर भी इलाज की जरूरत इसको नहीं है। तो फार्माचा तकनीक से हम क्या है, लक्षणात्मक उपचार अपना सकते हैं। मतलब ये है कि हमें मांस को इलाज नहीं करना है, सारे जानवर को इलाज नहीं करना है, केवल जिसमें ज़्यादा असर दिख रहा है, लक्षण दिख रहा है, उसे ही हम ट्रीटमेंट करेंगे, उसे ही हम इलाज करेंगे। जिससे क्या होगा कि जो हमारा दवाई है ना, लंबे समय तक काम करते रहेगा। अभी हम क्या है, अंधाधुंध जो परजीवी विरोधी दवाई है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक किसान मेला में, हर एक जो भी क्लिनिकल कैंप लगते हैं वहाँ पे एंथेलमेंटिक का इस डिस्ट्रीब्यूशन अनलिमिटेड होता है, जो कि ज़रूरत नहीं है। तो एक फार्माचा भी काफ़ी यूजफुल तरीका है, जिससे हम कि खास करके भेड़ में और हिमोंकस के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसे इलाज में देना है या इसको नहीं देना है। दूसरा एक होता है बॉडी कंडीशन स्कोर। जैसे फार्माचा क्या है कि हिमोंकस के लिए और भेड़ के लिए ही लागू होगा। बॉडी कंडीशन स्कोर ऐसा है कि ये हर एक बीमारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस जानवर को इलाज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बॉडी कंडीशन स्कोर डिसाइड करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट रीढ़ की हड्डी के एरिया, पसलियों, टेल हेड के क्षेत्र को देख करके एक स्कोर देते हैं। स्कोर का रेंज 1 to 5 या 1 to 9 हो सकता है। तो जिसको ज़्यादा स्कोर आ रहा है उस एनिमल को इलाज की ज़रूरत नहीं है, कम स्कोर वाले जानवर को इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। तो खराब अगर उसका बॉडी कंडीशन स्कोर है तो उसका मतलब ये होगा उसकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कमज़ोर है, और वो परजीवी के प्रति अधिक संवेदनशील होगा। और जिसमें अच्छा बॉडी कंडीशन स्कोर है उसमें प्रतिरोधी क्षमता अच्छी होगी, और वो परजीवी से अच्छी ढंग से लड़ सकता है। और जिस पशु का बॉडी कंडीशन स्कोर बहुत अच्छा है, तो प्राय उस पशु में जो परजीवी अंडे का आना गोबर में बहुत ही कम होता है। तो बॉडी कंडीशन स्कोर पशु के आनुवंशिक कारक से भी डिसाइड होते हैं। तो हमें ऐसे एनिमल को रखना चाहिए, उनको प्रजनन में
करना चाहिए जिनका बॉडी कंडीशन स्कोर अच्छा होगा। अच्छे बॉडी कंडीशन स्कोर वाले जानवर से क्या होगा, अच्छे नस्ल आएंगे और उनमें परजीवी का संक्रमण कम से कम होगा। और अचानक शरीर की स्थिति में गिरावट, बॉडी कंडीशन स्कोर में गिरावट अचानक अगर हमें देखने को मिलता है तो इसका संभावना है कि उसमें कोई ना कोई परजीवी होगी। अब प्रयोगशाला आधारित निदान के बारे में देख लेते हैं, जिसमें बहुत सारे तरीका है, जिसमें एक प्रमुख है गोबर की जांच, जिसको हम मल परीक्षण भी बोल सकते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, हिंदी में बोल सकते हैं गुणात्मक एंड मात्रात्मक मल परीक्षण। तो गुणात्मक मल परीक्षण में हम सिंपल ये देखते हैं कि परजीवी है या नहीं है। परजीवी का मतलब ये है परजीवी के विविध चरण, जैसे एग हो सकते हैं, लार्वा हो सकता है, सिस्ट हो सकता है। तो क्वालिटेटिव फीकल एग्जामिनेशन में, गुणात्मक मल परीक्षण में हम परजीवी है या नहीं है ये केवल देखते हैं। और फिर जब परजीवी है तो वो कितना है ये भी निर्धारित करना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम उन जानवर का पहचान कर सकें जिसमें परजीवी का लेवल बहुत ज़्यादा है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव फीकल एग्जामिनेशन या मात्रात्मक मल परीक्षण या गोबर जांच। एक सिंपल मेथड है जो हम लोग सबसे पहले करते हैं जब भी फीकल एग्जामिनेशन के लिए आता है सैंपल, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्मीयर मेथड, प्रत्यक्ष स्मीयर विधि, जो कि काफ़ी सिंपल है। हम स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर रखेंगे, पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, उसको फैला के कवर स्लिप लगा के फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखना होता है। तो इसमें हम परजीवी के अंडे, उसके सिस्ट, उसके लार्वा को देख सकते हैं। अगर वो प्रेजेंट है फिर हम डिसाइड करेंगे उसे एंथेलमेंटिक या जो मेडिसिन है वो देना है या नहीं देना है। तो गोबर जांच के बहुत सारे तरीके हैं। एक होता है कंसंट्रेशन मेथड, जिसे हिंदी में बोलते हैं अवसादन मेथड। ये भी काफ़ी सिंपल तरीका है। एक कंटेनर लेना है, प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, बीकर हो उसमें भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फीकल कंटेंट लेना है, गोबर लेना है, उसमें हम पानी डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद उसको हम उसी ढंग से छोड़ देंगे। आप 15 से 20 मिनट उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जिससे क्या होगा कि जो भारी पार्टिकल हैं, जो भारी एग भी हैं, वो क्या होगा, बॉटम में बैठ जाएगा, पेंदी में, बर्तन के पेंदी में बैठ जाएगा। और फिर जो ऊपर का जो पानी का लेयर उसको फेंक देना है, फिर से नया इसमें वाटर डालनी है। वाटर डालने के बाद फिर इसको एज सच छोड़ना है और उसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देना है। जब सेडिमेंट बन जाए, जैसा यहाँ देख सकते हैं ये सेडिमेंट लेयर है, ऊपर के लेयर जो कि सुपरनेटेंट बोलते हैं, इसको हमको फेंक देना है। इस सेडिमेंट से हमें क्या बनाना है, स्मेयर बनाना है। ये स्लाइड पे बनाना है, कवर स्लिप रख के फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखनी है। तो इससे हम उन परजीवी के एक को देख सकते हैं जो पानी से भारी होते हैं, जो पानी के नीचे जाएंगे। जैसे जिसमें प्रमुख है फैशोला का एक, एम्फिएस्टोम का एक, सिस्टोसोमा का। फ्लोटेशन टेक्निक, पल्लवन तकनीक, इसमें हमें एक फ्लोटिंग सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें प्रायः हम सेचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल, चीनी का घोल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं। चीनी का घोल या पानी का घोल थोड़ा फिकल सैंपल मिला के एक टेस्ट ट्यूब को भर भर के रखना होता है, और जो टॉप लेयर है उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख देंगे। तो इससे क्या होगा, आधे घंटे के आसपास जो हमारे एग होंगे वो धीरे धीरे, जो हल्के एग होंगे वो इस कवर स्लिप के नीचे आके अटैच हो जाएगा, सट जाएगा। फिर इस कवर स्लिप को यहाँ से उठा के हम स्लाइड पे रख के फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और जो हमारा पर्टिकुलर नेमाटोड के लार्वा को के लिए ये तकनीक काफ़ी मददगार है। एक होता है फीकल एग काउंट रिडक्शन टेस्ट। ये हम दवाई का असर को जांचने के लिए करते हैं। मेडिसिन देने से पहले फीकल FeCRT कर लेना है, देख लेना है कितना एग आ रहा है, और मेडिसिन देने के बाद फिर हम जांच करेंगे। सेम मेथड को फॉलो करेंगे। अगर
पैरासाइट का नंबर, एक का नंबर अगर वो सिग्निफिकेंटली डाउन हो रहा है, मतलब हमारा दवाई काम कर रहा है। अन्य भी मेथड है, जिसमें एक है आपका ब्लड एग्जामिनेशन। सीबीसी प्राय हर एक बीमारी में कराया ही जाता है, और सीबीसी से भी बहुत सारी बीमारी का हमें पता चल सकता है। अगर पीसीवी और हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी कम है तो इसका चांस है कि आपका हिमोंकस कंटोटस, जो कि एक ब्लड सकिंग पैरासाइट है, वो होने की संभावना है। इम्यूनोलॉजिकल जो टेस्ट हैं वो भी लैब में कर सकते हैं, लाइक इन एलाइजा काफ़ी कॉमन है, जिसमें हम परजीवी के प्रति विशिष्ट एंटीबॉडी और एंटीजन का पता लगाते हैं, और ये भी काफ़ी उपयोगी मेथड है। लेकिन ये लैब में ही हो सकता है, ये फील्ड में संभव नहीं है। जो मोर एडवांस तकनीक है, जिसको हम बोलते हैं आणविक निदान, है ना, मॉलिक्यूलर डिटेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो परजीवी के न्यूक्लिक एसिड हैं उसको हम कोशिश करते हैं पता लगाने का। जिसमें एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसे बोलते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे हम परजीवी के जीन को एम्पलीफाई करते हैं, उनकी नंबर को बढ़ा के फिर हम उसको देखते हैं। अगर वो परजीवी का जीन दिख गया मतलब उसमें इन्फेक्शन है। एक होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ये सब लोग कराते हैं, इससे भी हम परजीवी को देख सकते हैं, और उससे जो नुकसान हुआ, जिस ढंग का बॉडी में लीजन हुआ, ऑर्गन में लीजन हुआ, उसको हम पहचान सकते हैं। अभी पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, ये काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम लैब में नहीं, हम फील्ड में या पशु जहाँ है वहीं पे हम ऐसा टेस्ट कुछ कर सकें, जिससे हम तुरंत का तुरंत बता सकें हाँ उसको है या नहीं है। तो ऐसे भी अभी तक तो ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर में ऐसे तकनीक आ जाएंगे जिसको हम आसानी से आधे घंटे के अंदर पशु के पास ही खड़े खड़े हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस परजीवी में ये कोई परजीवी है या नहीं है इस पशु में, और फिर हम उपयुक्त इलाज कर सकते हैं। तो अगर डायग्नोसिस हमारा अच्छा है, गुड क्वालिटी का है, तो हमारा जो उपचार होगा और जो हम नियंत्रण का तरीका अपनाएंगे वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो परजीवी का जो उपचार है, जो नियंत्रण है, सबसे इजी तरीका है वो है एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, परजीवी विरोधी दवाई का इस्तेमाल। परजीवी विरोधी दवाई जैसे बेंजीमेडाजोल, बहुत सारे आते हैं, लिबामिजोल, आइवरमेक्टिन, ये सभी काफ़ी सभी जगह उपलब्ध है। एक सरल विधि है, सस्ती है, और व्यापक रूप से उपयोग में होता भी है इसकी उपयोग। ये थेरेपेटिक और प्रोफाइलेक्टिक मीन्स रोग निरोधी, उस मेडिसिन का इस्तेमाल हम इसलिए भी कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में ना हो। एक हुआ कि जो एनिमल को हो गया उसके बाद जो करते हैं उसको बोलते हैं थेरापेटिक, चिकित्सीय। तो रासायनिक परजीवी रोधी दवाओं का उपयोग थोड़ा हमें सोच समझ के करना चाहिए। उसका क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे निर्धारित अंतराल पर दवा देना। इससे क्या होता है, परजीवी का रोकथाम तो होगा ही, लेकिन क्या होगा कि दवा के प्रतिरोध का क्षमता परजीवी में आने की संभावना होती है। डायग्नोसिस के आधार पर हमें क्या है, सेलेक्टिव मेडिसिन ही देना है, विशिष्ट दवा। अगर उसमें फैसियोला है तो फिर उसके लिए जो दवाई है वही देना है, दूसरा दवाई नहीं देना है। क्या होगा कि दूसरा दवाई देने से उसका असर भी नहीं होगा, लेकिन उसके प्रति जो परजीवी है वो रेसिस्टेंट डेवलप कर लेंगे, प्रतिरोध डेवलप कर लेंगे। एक बहुत ही आसान तरीका है जो वो है कि जो इंटरमीडिएट होस्ट है, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती वर्ती मेजबान, जिसके अंदर बहुत सारे परजीवी हैं जो अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा करते हैं। अगर हम उनको आसानी से मार दें, है ना, तो बहुत सारे बीमारी का, खासकर जो ट्रेमाटोड इन्फेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें प्रमुख है एम्फीस्टोम, फैसियोला, जिसका लाइफ साइकिल स्नेल में कंप्लीट होता है। अगर हम स्नेल को डिस्ट्रॉय कर दें, उसका हम नष्ट कर दें, जो तालाब में स्नेल है, कुछ केमिकल आते हैं जैसे कॉपर सल्फेट, इसका इस्तेमाल करके हम स्नेल को मार सकते हैं।
तो इससे क्या होगा, जो हमारे ट्रेमाटोड है, फैसोला है, एम्फिस्टोम है, उसका जीवन चक्र रुक जाएगा और बिना किसी दवाई का ही उनका नियंत्रण हो जाएगा। तो परजीवी रोधी दवाई तो बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इसका लंबे समय तक असर हमें बना के रखना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना जरूरी है। कब हमको पशु को देना है एंथेलमेंटिक? जब वो परजीवी पशु के अंदर हो। परजीवी का जीवन क्या होता है, कुछ समय के लिए परजीवी मेजबान के बाहर भी होता है, वातावरण में। अगर वो परजीवी मेजबान के बाहर है तो वातावरण में है, तो उस समय अगर हम मेडिसिन देंगे तो फिर उसका कोई भी असर नहीं दिखेगा। तो कोशिश ये करना है, जब परजीवी होस्ट के अंदर, मेजबान के भीतर हो, तभी मेडिसिन देनी है, अन्यथा नहीं देनी है। इसके लिए हमें पशु का परजीवी का जीवन चक्र को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। फिर हम दवा का लगातार, एक ही दवाई का लगातार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं दवा का चक्रण। इससे क्या होगा कि जो दवाई है वो हमारा काम भी करते रहेगा लंबे समय तक, उसमें जो परजीवी में विरोधी क्षमता, प्रतिरोध विकसित होने की संभावना कम जाती है। फिर क्या है कि दवा का सही डोज भी बहुत जरूरी है। कम डोज देने से क्या होगा कि मेडिसिन हमारा काम नहीं करेगा। साथ ही अगर हम ज़्यादा डोज दिए तो क्या होगा, उस जानवर में टॉक्सिसिटी हो सकती है। साथ में क्या होगा कि जो मेडिसिन है, अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो उसका वातावरण में उसका ट्रेस मिलेगा, अवशेष मिलेगा। इवन हम पशु के दूध में भी आ सकता है, पशु के मीट में भी रह सकता है। साथ में ही दवा की देने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कम से कम करना चाहिए। और ये हमें डिसाइड करेंगे जो परजीवी का किस टाइप का संक्रमण है। किसी भी एरिया में परजीवी का किस प्रकार का संक्रमण पैटर्न को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें दवाई को डिसाइड करना होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसको कितनी बार देना है साल में, ये डिसाइड करना होगा। प्रायः हम इस अपने भारत में कोशिश करते हैं कि रेनी सीजन के पहले डिवर्मिंग करो और रेनी सीजन के बाद। एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि हमें फिजिकल एग्जामिनेशन समय समय पर कराना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा मेडिसिन दिया गया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी पता चलेगा, और क्या मेडिसिन देने की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। एक होता है डिवर्मिंग शेड्यूल। काफ़ी लोग हमसे भी मांगते हैं कि डिवर्मिंग शेड्यूल दे दीजिए। तो डिवर्मिंग शेड्यूल भी निश्चित रूप से एक काफ़ी उपयोगी तरीका है पशु को परजीवी के प्रति इन्फेक्शन होने से बचाने का। तो डिवर्मिंग शेड्यूल हमें परजीवी के प्रकार, वहाँ का जो क्लाइमेट है, पशु का टाइप, पशु का स्पीसीज, उसके नस्ल, उसका एज, उसका जो मीन्स हेल्थ स्टेटस है, इन सब बातों को देख करके हमें मेडिसिन का चुनाव करना चाहिए, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करना चाहिए। तो परजीवी का टाइप भी जो मेडिसिन का टाइप है उसको डिसाइड करने में हेल्प करेगा। जैसे फैसोला का जो मेडिसिन होगा वो हिमोकस के से अलग होता है, दोनों सेम नहीं होते हैं। उसी ढंग से जो ब्रीड वाइज कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं किसी पर्टिकुलर ब्रीड में वो कम इफेक्टिव होते हैं। तो हमें एरिया वाइज भी देखना होगा, किसी एरिया में कोई परजीवी है, किसी दूसरे एरिया में दूसरे परजीवी हैं, तो उसके अनुसार हमारा डिवर्मिंग शेड्यूल बनेगा। एक कॉमन डिवर्मिंग शेड्यूल नहीं हो सकता है कि एक बना के नवसारी में बना के उसको पूरे गुजरात में हम नहीं लगा सकते हैं। नवसारी के एरिया का जो डिवर्मिंग शेड्यूल होगा वो हो सकता है डिफरेंट हो अदर पार्ट ऑफ द गुजरात। तो डिवर्मिंग शेड्यूल के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? एक तो है कि जो दवाई है उसके प्रति परजीवी प्रतिरोध विकसित कर लेगा। कम मेडिसिन देने से ये ज़्यादा खतरा बना रहता है। अधिक देने से क्या होगा कि टॉक्सिसिटी आएगी, फिर हमारा जो ट्रेस है वो जानवर के दूध में, उसके मांस में मिलेगा,
साथ ही साथ जो हमने मेडिसिन दिया, ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, उसका कोई हमें यूज़फुल इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, और लेकिन जो हमारा एक्स्ट्रा उसमें खर्चा हुआ वो भी बढ़ेगा। फिर क्या है कि जलवायु के अकॉर्डिंग हमारा डिवर्मिंग शेड्यूल होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिवर्मिंग शेड्यूल नहीं होगा। तो एक जो अभी तरीका है एकीकृत परजीवी नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और पैरासाइट मैनेजमेंट पर्टिकुलरली, जिसको हम आगे देखेंगे। हाँ, ये एक सबसे अधिक उपयोगी तरीका है, जिसे हम बोलते हैं टारगेट सेलेक्टिव ट्रीटमेंट, लक्ष्य चयनात्मक उपचार, टीएसटी। इसमें हमें क्या है कि पूरे ग्रुप को, पूरे मास को, पूरे झुंड को इलाज नहीं करना है। इलाज केवल उन जानवर को करना है जिसको ज़रूरत है। तो इन जानवर की पहचान हम फीकल एग काउंट रिडक्शन टेस्ट से कर सकते हैं, कामाचा से कर सकते हैं, बॉडी कंडीशन स्कोर से कर सकते हैं, क्लिनिकल साइन सिम्टम से कर सकते हैं। अगर एनिमल में वजन सडनली डाउन हो रहा है, उससे भी हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ ये जानवर है, इसको हमें इलाज देना पड़ेगा। तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो है कि जो परजीवी विरोधी दवा का उपयोग कम हो जाएगा, प्रतिरोध विकास की दर भी धीमा हो जाएगा, मांस या दूध में जो अवशेष मेडिसिन के मिलते हैं वो भी कम हो जाएंगे। केवल आवश्यक होने पर ही परजीवी विरोधी दवाई देकर किसान अपना जो एक्स्ट्रा जो खर्च लग रहा है मेडिसिन का वो बचा सकते हैं। टीएसटी को, टारगेट सिलेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी को, हम अन्य जो कंट्रोल स्ट्रेटेजी है उसके साथ इसको कंबाइन करके कर सकते हैं, जैसे रोटेशनल ग्रेजिंग, चारागाह प्रबंधन, ये सारे आते हैं इंटीग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट। वर्म रिफ्यूजिया कंसेप्ट, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग रिफ्यूजिया टर्म सुनते हैं, रिफ्यूजिया मीन्स होता है ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन जिनका संख्या कम होता है। तो हम ऐसा कुछ करें जिससे कि क्या हो कि सारे जो परजीवी हैं उसको हम मारे नहीं, उतने को मारे जिससे क्या होगा, जो डैमेज है, जो नुकसान है, जो आर्थिक नुकसान है, कम हो जाए किसी भी पोल्ट्री ये फार्मिंग इंडस्ट्री का। तो इससे क्या करते हैं कि हम, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि हम 50% एनिमल का उपचार कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि कुछ जो ससेप्टेबल जानवर है वो काफ़ी सारे मरेंगे, जो ये परजीवी है मरेंगे, और जो हमारे रेसिस्टेंट है वो थोड़ा बचेंगे तो जरूर, लेकिन ये रिफ्यूजिया के रूप में ससेप्टेबल जो परजीवी है वो उसके रहने से क्या होता है कि लंबे समय तक हमारा जो मेडिसिन है वो काम करते रहेगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई जगह पे 100 लोग हैं, उसमें से एक आदमी का व्यू अलग है, तो क्या होगा कि उसका कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी होता है, जो रेसिस्टेंट पैरासाइट है वो कम रहेंगे, जो ससेप्टेबल पैरासाइट है ज़्यादा रहेगा, तो मेडिसिन हमारा काम करते रहेगा लंबे समय तक। इसे भी वर्म रिफ्यूजिया कंसेप्ट को भी इस्तेमाल करके हम जो मेडिसिन है उसका जो असर है उसको हम लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं, है ना। कुछ अल्टरनेटिव मेथड भी काफ़ी अब लोग इस्तेमाल में लिए हुए हैं, जैसे इथनो वेटनरी मेडिसिन, जिसमें हर्बल मेडिसिन अभी के समय में काफ़ी उपयोगी भी है। और इसका जो कुछ प्लांट है, जैसे लहसुन, प्याज, पुदीना, वर्मवुड, और बहुत सारे ऐसे, चाय और नीम का तो खास करके काफ़ी लोग जानते भी हैं, इसमें भी परजीवी विरोधी प्रभाव मिलते हैं। बायो एक्टिव यौगिक लाइक आर्टिमेसिन, क्यूनिन, आइवरमेक्टिन, इवन आइवरमेक्टिन भी आपको प्राकृतिक स्रोत से निकाला गया है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी कुछ पैरासाइट के ऊपर काफ़ी अच्छा असर कर दिखाते हैं। प्रोबायोटिक्स और पोषक तत्वों का सही से इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो जानवर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो सुदृढ़ रहेगा और परजीवियों के प्रति संवेदनशीलता कम हो जाएगी। कॉपर ऑक्साइड वायर पार्टिकल, ये बोलस के रूप में एनिमल को दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अंत परजीवी का जो बर्डन है एनिमल में वो कम हो जाता है। एंजाइम थेरेपी भी कर किया जाता है, जैसे पेपिन, ब्रोमिलिन, ये भी क्या है कि परजीवी के खिलाफ काम करते हैं, उसके जो जो क्यूटिकल है उसको वो डैमेज करता है।
लेकिन जो वैकल्पिक परजीवी विरोधी एजेंट हैं उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। एक सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो उसका वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। इस साक्ष्य के अभाव में उस पर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर क्या होता है, उनकी जो इफेक्ट है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी वो अच्छा इफेक्ट दे देगा, नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसका कोई असर दिखे ही नहीं। कुछ ऐसे भी हर्बल एजेंट हैं जिसमें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। फिर क्या है कि ऐसे अल्टरनेटिव एंटी पैरासिटिक एजेंट को डेवलप करने के लिए हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे मेडिसिन्स हैं उसके साथ साथ हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके एक इफेक्टिव लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लंबे समय तक परजीवी नियंत्रण का जो तरीका है वो विकसित कर सकते हैं। तो इसके जो प्रमुख तरीके हैं वो है रासायनिक नियंत्रण, जिसमें हम एंटी मेडिसिन ले सकते हैं, एंथलमेंटिक, अल्टरनेटिव एंथलमेंटिक, है ना। बिना मेडिसिन का जैसे आवास का प्रबंधन, चारागाह प्रबंधन, चढ़ाई प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, जैविक नियंत्रण। फिर इम्यूनो प्रोफाइलेक्सिस, वैक्सीनेशन, टीके का इस्तेमाल, ये सारे आ जाते हैं इंटीग्रेटेड पैरासाइट मैनेजमेंट, जिसे हम एकीकृत या संकलित परजीवी प्रबंधन भी कहते हैं। आवास प्रबंधन, प्रायः हम छोटे से जगह में बहुत सारे एनिमल को रखते हैं, जो कि सही नहीं है। और उनका जो आवास है, जो शेड, एनिमल शेड है, उसकी भी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां पशु में होते रहेंगे, परजीवी भी होंगे। तो अच्छे आवास देना पशु के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारा जो आवास हो वो हो हवादार होना चाहिए, रोशनी होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो परजीवी के जो स्टेजेस हैं जो कि वातावरण में है वो क्या होंगे, मर जाएंगे, है ना। अगर हम अच्छा घर नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा कि परजीवी काफ़ी ग्रो करेगा, पैदा लेगा, और वो हमारे जानवर में भी के अंदर भी जाएंगे और फाइनली उसको बीमार करेंगे। साथ ही साथ हमें जो पशु और जो स्पेस है, पशु स्थान अनुपात मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा एनिमल को एक छोटे से जगह में नहीं रखनी है। फिर क्या है कि जो हम जानवर को खाना दें, जो पानी दें, उसमें परजीवी नहीं होना चाहिए। उचित जल निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। मल और जो बिस्तर है की सामग्री है, सभी को हमें जब निकालते हैं तो उसका एक ढेर बना के रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो डिकम्पोजिशन होगा उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत सारे जो परजीवी उसके अंदर होंगे वो अपने आप उस हीट से मारे जाएंगे। ये मेथड काफ़ी उपयोगी होता है कॉक्सीडियोसिस के लिए। जो हम नए जानवर लेके आते हैं बाहर से, उसको 4 से 6 सप्ताह के लिए क्वारंटाइन में रखना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि इस जानवर में कोई परजीवी का बीमारी है या नहीं है। अगर उसमें है तो फिर हमें उसको एंटी पैरासिटिक मेडिसिन दे करके उसको पैरासाइट से फ्री करना पड़ेगा। पोषक तत्व का जानवर के खास करके जो प्रतिरक्षा मीन्स प्रणाली है उसको सुदृढ़ करने में काफ़ी यूजफुल होता है। विटामिन ए, डी एंड बी कॉम्प्लेक्स परजीवी के खिलाफ प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर विटामिन ए इंटेस्टाइन की अखंडता, इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। अदर जो हमारे मिनरल्स लाइक जस्ता है, लोहा, कोबाल्ट, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इनका भी इम्पोर्टेंट रोल होता है एनिमल, एक मीन्स हेल्दी एनिमल रखने के लिए। जिंक की कमी से क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, टी हेल्पर सेल्स, एन के सेल, माइक्रोफाज के ऑक्सीडेटिव मीन्स विस्फोट को कमजोर कर देता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे ओवरऑल जो प्रतिरक्षा प्रणाली है जानवर का वो कमजोर हो जाता है। रक्त चूसने वाले जो परजीवी हैं, खास करके हिमोंगस कंट्रोटस, उनसे प्रभावित जानवर को आयरन देना चाहिए, आयरन का सप्लीमेंट देना चाहिए। जानवर को हमेशा मिनरल ब्लॉक का मीन्स प्रोविजन होना चाहिए, विटामिन सप्लीमेंट भी देना चाहिए। अगर कोई जानवर बचपन में अच्छे से माँ का दूध पिया है तो वो परजीवी को अच्छे ढंग से
टैकल कर सकता है, परजीवी से होने वाले नुकसान उसमें कम से कम होगा, वो परजीवी से संक्रमित भी कम से कम होगा। चारागाह प्रबंधन, हमारे भारत देश में ऐसा कोई वेल डिफाइंड चारागाह नहीं है। प्रायः हमारे जो पशुपालक मित्र हैं वो अपने पशुओं को ऐसे ज़मीन पे चढ़ाते हैं जो कि अनुपयोगी है, जिसमें खेती नहीं होती है, या रोड के किनारे, या कभी कभी दो फसल हुए उसके बीच में भी किसी खेत में चढ़ाई कर लेते हैं, करवाते हैं। तो नए स्वच्छ और परजीवी मुक्त चारागाह बहुत ही जरूरी है। तो चारागाह को परजीवी मुक्त कैसे करें? एक सिंपल तरीका है, 6 से 12 महीने तक उस जगह को, उस एरिया में, उस खेत में एनिमल को ग्रेजिंग नहीं करने देना, चढ़ाना नहीं है। इससे क्या होगा, वो चारागाह परजीवी मुक्त हो जाएगा। जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है परजीवी का, वो खुद ही नष्ट हो जाएगा, रुक जाएगा और परजीवी कंट्रोल में आ जाएगा। तो हमें मिट्टी, पौधे और पशु के बीच जो अंतर संबंध है उसको सही ढंग से अगर हम समझ जाएं तो हम परजीवी के जीवन चक्र को बिना किसी दवाई दिए हुए रोक सकते हैं। चारागाह प्रबंधन में एक है कि हमें नंबर ऑफ एनिमल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे चारागाह होना चाहिए जिसमें जानवर पहली बार चढ़ने के लिए जाए, उसको हम मीन्स परजीवी फ्री चारागाह समझते हैं। फिर क्या है, चारागाह का रोटेशन भी करना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन या कुछ महीने के लिए जानवर को इस एक पर्टिकुलर खेत में चढ़ाना है जिसे हम पैडॉक बोलते हैं, फिर कुछ समय के बाद उसको दूसरे जगह शिफ्ट कर देना है। चारागाह को कुछ समय के लिए खाली भी रखना है, जानवर को वहाँ पे चढ़ने नहीं देना है, कम से कम 3 से 6 महीने। 3 महीने गर्मी में सफिशिएंट होगा, 6 महीने ठंडे के मौसम में चारागाह में एनिमल को ग्रेजिंग नहीं करने देना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं चारागाह आराम। चारागाह में चढ़ाई कब नहीं करवाना चाहिए? खास करके सूर्योदय के समय, सूर्यास्त, या जब बादल हो आकाश में, तो जानवर को चढ़ने नहीं देना चाहिए। कारण ये है कि उस समय तापमान कम होगी, परजीवी के लार्वा जो होते हैं वो प्रकाश या तापमान जब कम होता है तो पौधों के ऊपर वो चले आते हैं, और जब जानवर इस समय उसको ग्रेजिंग करेगा तो संभावना है कि ये जो लार्वा है उसके अंदर चला जाए। बरसात के मौसम में भी उच्च परजीवी घनत्व होने की संभावना होती है, तो उस समय भी हमें जानवर को ग्रेजिंग नहीं करने देना है। गीली घास को चढ़ने से जानवर को रोकना है। इसमें आपको फैशुला होने की संभावना बनती है, एम्फिस्टोम होने की संभावना बनती है, क्योंकि ऐसे जो गीली घास है प्रायः किसी तालाब के किनारे मिलेंगे, और उस तालाब में अगर वो स्नेल है तो उसमें फैशुला या एम्फिस्टोम इन्फेक्शन होने की संभावना होगी और जानवर को वो इन्फेक्शन आ सकता है। ऐसे ग्रास जो 5 सेंटीमीटर से कम है, जिसकी लंबाई कम है, उसको भी चढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि जो 80% परजीवी हैं इसी लेंथ में होते हैं, इसी लेंथ के घास में होते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि एनिमल 10 सेंटीमीटर से जो ऊंचे के वनस्पति हैं उसको खाएं। डिफरेंट आयु वर्ग है ना, विभिन्न आयु वर्ग को अलग अलग चढ़ाना चाहिए, एक साथ उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। एक सबसे आसान तरीका है कि हम विभिन्न पशु प्रजाति को अल्टरनेट करें। जैसे अभी गाय को हमने चढ़ने दिया तो नेक्स्ट टाइम उसमें हम भेड़ या बकरी को चढ़ने देंगे, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव ग्रेजिंग, है ना। इससे इसका जो कंसेप्ट ये है कि जो हमारे जो परजीवी होते हैं वो एनिमल स्पीसीज वाइज अलग अलग होते हैं। यूजुअली प्रायः जो गाय भैंस के जो परजीवी होंगे वो भेड़ बकरी में नहीं होंगे। तो ये हम मेथड को आसानी से अपना सकते हैं। पहले गाय को चढ़ने देंगे, भैंस को खिलाएंगे, फिर हम उसके बाद भेड़ या बकरी से उस एरिया को ग्रेजिंग कराएंगे। इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। एक तो है कि जो परजीवी का जो लोड है वो कम जाएगा, किसी भी दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा जो पशुपालन है वो लाभदायक बना रहेगा। पशु पोषक तत्वों का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होगा जो हमारे जो ग्रेजिंग एरिया है उधर। फिर क्या है कि डिफरेंट
प्लांट हमारे अवेलेबल रहेंगे। क्यों? तो जो हमारे डिफरेंट एनिमल होते हैं उनका चॉइस अलग अलग होता है। जैसे भेड़ है, छोटे घास को पसंद करते हैं, जबकि गाय लंबे घास को खाना पसंद करते हैं। फिर हमारा जो चराई भूमि है वो भी उपयोगी बना रहेगा। कम खर्च में हम उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान ये हो सकता है कि जब हम गाय को चढ़ाने के बाद जब हम भेड़ बकरी को चढ़ाते हैं, तो संभावना ये है कि जो गाय वाली परजीवी है वो भेड़ बकरी में भी अपना घर बनाना शुरू कर दे। जैसे कि अभी कोविड का काफ़ी असर हुआ। कोविड एक्चुअली वो वायरस है, बैट में मिलता है प्रायः, लेकिन वो क्या है कि ह्यूमन में भी अपना जगह ढूंढ लिया। तो ये ऐसा होने की संभावना है। अगर हम अल्टरनेट ग्रेजिंग करते हैं, गाय के चढ़ने के बाद भेड़ बकरी को चढ़ाते हैं उस एरिया में, तो संभावना है कि यह जो गाय का जो परजीवी है वो भेड़ बकरी या दूसरे जानवर में भी हो सकता है। इस कंसेप्ट को अपनाने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा एक तरीका है नो ग्रेजिंग। इसमें हम ग्रेजिंग कराएंगे ही नहीं, एनिमल को एनिमल शेड में रखना है, वहीं पे उसको खाना देना है, वहीं पे उसको पानी देना है। इसका जो फ़ायदा ये है कि जो पशु का स्वास्थ्य को हम अच्छी ढंग से निगरानी कर सकते हैं। पशु का जो पोषण का लेवल है उसको हम संतुलित रख सकते हैं। नुकसान ये है कि इसमें एनिमल का एक्सरसाइज नहीं होगा, उसको नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो उनका जो हेल्थ कंडीशन है वो हो सकता है सही ना रहे। फिर क्या है कि हमें एनिमल शेड बनाने में खर्च काफ़ी लगेंगे। वैकल्पिक चारा, ये ऐसे चारा होते हैं जिसमें प्रायः टैनिन होता है। ये टैनिन क्या करता है, जानवर के जो मल में जो परजीवी अंडे होते हैं उसको कम कर देता है। तो कुछ कॉमन टैनिन युक्त प्लांट हैं, जैसे बबूल है, अकाशिया निलोटिका, सिरेसिया, डेस्मोडियम, लावलव, और ऐसे बहुत सारे टैनिन युक्त प्लांट हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं वैकल्पिक चारा के रूप में। इसके लाभ ये हैं कि ये कृमिनाशक गुण से उपलब्ध होते हैं, परजीवी का जो संक्रमण है वो कम करता है, पशु की स्वास्थ्य को अच्छा करता है, और फाइनली हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है जानवर का, वो बढ़ाता है। ये जो टैनिन युक्त प्लांट हैं ये अंडों के हैचिंग और लार्वा के जो डेवलपमेंट है, विकास को वो कम कर देता है, स्लो कर देता है। साथ ही क्या है कि हमारे पास अल्टरनेटिव चारा, विविध मीन्स वैकल्पिक वैकल्पिक चारा हमारे पास उपलब्ध होता है। नुकसान ये है कि ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है। फिर क्या होता है कि एनिमल हो सकता है इसको खाए ही नहीं, क्योंकि उसका जो टेस्ट है उसको हो सकता है पसंद ही नहीं है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी हो सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है, पशु को नुकसान भी कर सकता है। पशु प्रतिरोध परजीवी प्रतिरोधी पशु नस्लें एक सबसे आसान तरीका है। अगर हमारा पशु ऐसा हो जिसमें वो परजीवी हो ही नहीं, तो हमें मेडिसिन देने के बिना या कोई भी टेक्निक को अपनाए बिना ही हम परजीवी को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कुछ भेड़ की ऐसे नस्ल हैं, जैसे कि बारवाडोस, ब्लैक बेली, सेंट क्रॉइस वेट, ड्रॉपर, लाल मशाई, गैरोल शिप, ये सभी भेड़ हैं जो कि पैरासाइट रेसिस्टेंट हैं। बकरी में आता है स्पेनिश बकरी, गल्फ कोस्ट नेटिव, छोटी पूर्वी अफ्रीकी बकरी, ये सब भी पैरासाइट के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। इसमें परजीवी का संक्रमण कम से कम होता है। कैटल की नस्ल जो हमारे लोकल जो देसी ब्रीड है उसमें प्रायः देखा जाता है कि परजीवी संक्रमण कम होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। तो हमें ऐसे पशु नस्ल का विकास करना है जिसमें क्या हो कि परजीवी का संक्रमण भी कम हो, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन है, जो मिल्क प्रोडक्शन है, वो भी कम ना हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम जो आनुवांशिक मार्कर है उसका पहचान करते हैं, और जो हमारे बेस्ट एनिमल है उसको चयन करके फिर उसका हम ब्रीडिंग प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं।
इसका लाभ ये है कि रासायनिक उपचार पर निर्भरता हमारी कम हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा, रेसिस्टेंट डेवलपमेंट भी कम होगा, पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और हमारा जो उस पे खर्चा होगा ट्रीटमेंट का वो भी बच जाएगा। लेकिन इसके नुकसान ये है कि इस पशु नस्ल को विकसित करना एक जटिल प्रक्रिया है। अन्य लक्षणों के साथ समझौता हो सकता है। जैसे प्रायः देखा गया है कि अगर हम परजीवी विरोधी गुण को अगर किसी जानवर में बढ़ाने का कोशिश करते हैं तो उसका जो दूध प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो इस कारण से हम इसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक अलग तरीका है जो कि काफ़ी अभी उपयोगी है, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैव नियंत्रण। इसमें हम एक जीवित जीव का उपयोग किसी दूसरे जीव को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, जिसमें एक अभी काफ़ी इस्तेमाल में होता है जिसको जो एक प्रेडेटरी फंगस है, कवक है, जिसको हम बोलते हैं डेक्टेनिया फेलिग्राम्स। ये क्या करता है, जो पशु के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल परजीवी हैं, अंत परजीवी हैं, उसको वो टारगेट करता है, उसके क्यूटिकल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर जाके उसको नष्ट कर देता है। तो जैविक नियंत्रण बायो कंट्रोल एजेंट भी काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं परजीवी नियंत्रण करने के लिए। इसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट डीसीए प्रत्यक्ष एजेंट, जिसमें ये डायरेक्ट परजीवी को नष्ट करते हैं, जैसे कि एक प्रोटोजोआ है, मिक्सोबैक्टीरिया स्पीसीज, पेस्टूरिया, बैक्लोवायरस, और ऐसे बहुत सारे एजेंट हैं जो कि डायरेक्टली परजीवी को ऊपर काम करके परजीवी को नष्ट करते हैं। इनडायरेक्ट एजेंट, जिसमें काफ़ी, जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हैं, बर्ड्स एनिमल के साथ घूमते रहता है। तो बर्ड्स क्या करता है, इस एनिमल के ऊपर जो परजीवी होते हैं उसको वो लेके खा सकता है। ये डंग बीटल या केचुआ, ये सब भी क्या करते हैं, जो परजीवी के जो खास करके जो अंडा है या लार्वा है उसको वो नष्ट करता है। बायोवर्म एक ऐसे ही कंट्रोल एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट है, जिसको ऑस्ट्रेलिया कीटनाशक और पशु चिकित्सा औषधि प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अनुमोदित है। इसमें भी हमारा वो फंगस होता है, डुगंटिनिया फ्लेग्रांस, और ये एनिमल को खिलाना होता है। और जो स्पोर ऐसे जिसके दीवार थिक होते हैं वो जानवर के पाचन तंत्र को क्रॉस करके जानवर के गोबर में आते हैं, और गोबर में अगर कोई एग है तो वो हैच करेगा, लार्वा बनेगा, और ये जो फंगस है उस लार्वा के अंदर जाएगा और उसको वो नष्ट कर देगा। इसके फायदे जो होते हैं, ये दवा के प्रति जो प्रतिरोध विकसित कर रहा है परजीवी उसको वो कम करेगा। ये इन्वायरमेंट के लिए भी फेवरेबल है, किसी ढंग का कोई भी नुकसान वातावरण में ये नहीं करता है। फिर क्या है, इसके जो ट्रेस हैं ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बायो कंट्रोल एजेंट है। इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। एक बार हमने बायो कंट्रोल एजेंट किसी एरिया में इस्तेमाल कर लिया तो हो सकता है लंबे समय तक वो वहाँ पे वो खुद ब खुद काम करते रहे। फिर इससे हम टारगेट सेलेक्टिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर परजीवी के खिलाफ हम किसी पर्टिकुलर बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कुछ लॉस नुकसान भी हैं। एक तो है सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो डिफरेंट एरिया है उसमें इसका असर एक जैसा नहीं मिलेगा। कहीं पे ये ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, कहीं किसी एरिया में इसका प्रभाव उतना नहीं दिखेगा जितना हमको दिखना चाहिए। ये स्लो इफेक्ट दिखाएगा, लंबे समय के बाद इसका असर देखने को मिलता है। फिर इसका जो स्पेक्ट्रम है, मतलब ये कुछ ही परजीवी के खिलाफ ये प्रभावी होंगे, बहुत सारे परजीवी के खिलाफ ये प्रभावी नहीं होंगे। तो इसके जो स्पेक्ट्रम है नैरो स्पेक्ट्रम है। नुकसान क्या क्या हो सकता है, हमने टारगेट किसी परजीवी के लिए किया लेकिन वो हो सकता है कि जो यूजफुल जो जीव है उसको भी वो नष्ट कर दे। तो इसे हम बोलते हैं गैर लक्षित प्रभावों का जोखिम हमेशा इसमें बना रहता है। फिर इसको कंट्रोल करना भी एक चैलेंज है, खास करके अगर हम इंडोर हाउस में एनिमल शेड के अंदर ये मेथड फॉलो करना चाहें तो वहाँ इसको कंट्रोल करना संभव नहीं होगा। टीकाकरण,
टीका एक सबसे बेस्ट टूल है, और मीन्स यू कैन से तरीका है जिससे हम किसी भी बीमारी का लंबे समय तक उसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो पैथोजन के खिलाफ जो इम्यून सिस्टम है मीन्स होस्ट का, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। तो टीके प्राय वायरसेस के लिए अवेलेबल हैं, बैक्टीरिया के लिए हैं, और कुछ ही परजीवी के लिए अवेलेबल हैं। जिसमें हेलमिन टीके में जैसे आता है डिक्टॉल, ये होता है हमारा डिप्टियोकोलस विविपिरस लंग वर्म ऑफ कैटल बोलते हैं। डिलफिल ये हमारा डिप्टियोकोलस फाइलेरी जो लंग वर्म ऑफ भेड़, है ना, फेफड़ा का कीड़ा है भेड़ के लिए, उसके लिए है। बार्बर वैक्स ये हिमोंकस कंट्रोटस के लिए बनाया गया है, सिप के लिए। विलवैक्स ये सिस्टोसोमा के लिए है। सिसवैक्स टीनिया सोलियम के लिए है। प्रोटोजोआ के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें एक तो सभी लोग जानते हैं रक्षा वैक्टी, जो थैलेरिया के लिए काफ़ी कॉमनली यूज्ड है। कॉक्सीडिया के लिए बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, कॉक्सीवैक, पैराकॉक्स, लिवाकॉक्स, और भी बहुत सारे प्रोटोजोआ हैं उसके लिए भी हैं, जैसे ट्रिचगार्ड, नियोगार्ड, जियार्डिया के लिए भी अवेलेबल है। एनाप्लाज्मा के लिए, लिशम्यून लिशमानिया के लिए, कैनिलिस, नोविवैक, पायरो रेबिसिया कैनिस के लिए, पायरोडॉक रेबिसिया कैनिस के लिए, ये सारे एंटी प्रोटोजोअल टीके हैं। रिसेंटली मलेरिया के अभी टीका WHO ने अप्रूव किया है, जिसका नाम है RTS SS01 मॉस्किक्यूरिस R21 मैट्रिक्स M। ये अभी कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में इसका इस्तेमाल हो रहा है, और ये रिसेंट मीन्स टीका है मलेरिया के लिए। ऑर्थोपोड टीके में आता है टिकगार्ड प्लस, गैवक, गैवक प्लस आदि जो हैं वो ऑर्थोपोड के खिलाफ टीके हैं। इसके लाभ क्या हैं? टीकाकरण का जो लाभ है वो है ये प्रभावी रोकथाम करता है, जानवर में विशिष्ट परजीवी संक्रमण को रोकता है, लंबे समय तक ये काम करेगा। हो सकता है बहुत सारे ऐसे टीके हैं जो एक बार लेने के बाद लाइफ लॉन्ग उसका असर दिखता है, फिर वो बीमारी उस होस्ट में नहीं होगा। रासायनिक उपचार पर निर्भरता हमारी कम हो जाती है, लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा के कारण हमारा जो टीका है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देता है। फिर टारगेटेड मीन्स इसके एप्लीकेशंस हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे अनटारगेटेड जीव हैं उस पर इसका असर नहीं देखने को मिलता है। फिर ये लंबे समय तक अगर हम टीकाकरण करें तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट में भी कम बैठता है। इसकी जो लिमिटेशंस हैं, इसको सबसे पहले तो बनाना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, खास करके परजीवी के खिलाफ टीका बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। वायरसेस के लिए बनाना थोड़ा आसान है, बैक्टीरिया के लिए भी आसान है, लेकिन जो परजीवी होते हैं वो होते हैं हमारा मेटाजोआ होते हैं, तो उसमें जो हमारे एंटीजन सिलेक्शन है वो काफ़ी चैलेंजिंग है, और इस कारण से उसके जो परजीवी के लाइफ साइकिल भी हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर जो परजीवी का मेजबान के साथ जो इम्यून मैकेनिज्म का इंटरेक्शन है उसको भी समझना इजी नहीं है। इस कारण से जो खासकर परजीवी टीके का मीन्स विकसित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर ये इसमें रिसर्च भी काफ़ी करना होगा। कुछ टीके बूस्टर की ज़रूरत जिसको होती है, बहुत सारे ऐसे टीके होते हैं जिसको बार बार देना होगा, अगर आपने उसको रिपीट नहीं किया, बूस्टर नहीं दिया, तो वो उसका जो इफेक्ट है वो नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है जो वैक्सीन देने के बाद इसका रिएक्शन भी मिलता है, प्रतिकूल रिएक्शन भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे बार ऐसा होता है टीका देने के बाद भी जो हमें प्रतिरक्षा विकसित होना चाहिए मेजबान में वो विकसित नहीं होता है, और परजीवी का संक्रमण हो जाएगा उन टीका देने के बाद भी। तो हमारा जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष ये है कि बेहतर प्रबंधन के साथ परजीवी विरोधी दवाओं का
उपयोग परजीवी बोझ को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है, जिससे मृत्यु दर और उत्पादन हानि दोनों में कमी आ सकती है। प्रभावी परजीवी नियंत्रण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना बहुत ही जरूरी है, जिसमें हमें रासायनिक मेडिसिन का उपयोग, पशुपालन, एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण पशुपालन का अभ्यास फॉलो करना जरूरी है, स्मार्ट प्रजनन करना जरूरी है, जैविक नियंत्रण, टीकों का विकास, जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है उसका भी हमें पशु परजीवी नियंत्रण में प्रयोग में लाना पड़ेगा। परजीवी भार का आकलन करके हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। सभी जानवर को ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें कोशिश करना चाहिए टारगेट सिलेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। उन्हीं जानवर को मेडिसिन दिया जाना चाहिए जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जानवर है वो घास ही खाएगा। हमारे जो चढ़ने वाले जानवर हैं वो घास ही खाएंगे और परजीवी का संक्रमण की संभावना हमेशा बने रहेगी। अगर किसी जानवर में एक दो परजीवी है तो संभावना है कि उसको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। प्रत्येक दिन हम लोग अनगिनत जीवाणु विषाणु अपने शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन हम लोग डेली बीमार नहीं होते हैं, हमें डेली मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी ढंग से हमें ऐसे जानवर को ढूंढना है जिसे कि इलाज की ज़रूरत है। जिससे इलाज की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है उसमें एक दो पैरासाइट मिल भी जाए, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है इलाज करने की, क्योंकि उससे उसको किसी ढंग का नुकसान, प्रोडक्शन में लॉस नहीं होना चाहिए। हमारा ये मोटो होना चाहिए। तो आज का जो डिस्कशन था उसका मेन मेरा एम यही है बताना कि हमें टारगेट सेलेक्टिव ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए, मास ट्रीटमेंट को अवॉइड करना चाहिए। वैसे जानवर का इलाज करें जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है, इन्फेक्शन हो भी सकता है तो भी कोई बात नहीं, उसे इलाज करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम एक सटीक परजीवी मीन्स नियंत्रण स्ट्रेटजी को बना सकते हैं। धन्यवाद सभी को। ધન્યવાદ સર. પશુપાલક મિત્રો, ડોક્ટર નિરંજન કુમાર સાહેબે આપણને અંતઃ પરોપજીવીઓથી પશુઓને શું નુકસાન થઈ શકે, અંતઃ પરોપજીવીઓનું સંક્રમણ રોકવા માટે શું ઉપાય કરવા જોઈએ અને આપણે આપણા પશુઓને અંતઃ પરોપજીવીઓથી કઈ રીતે બચાવી શકે એ વિષય પર ખૂબ જ ઉપયોગી અને આપણા પશુપાલકોને ખૂબ જ રસપ્રદ માહિતી આપી. તો ફરી એક વખત વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રેણી કચેરી વતી હું સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આભાર સાહેબ. પશુપાલક थैंक મિત્રો, આપ યુટ્યુબ કે ફેસબુકના માધ્યમથી જો પ્રોગ્રામ નિહાળી રહ્યા હોય અને આ પ્રોગ્રામ નિહાળતી વખતે આપને કોઈ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય તો આપ ચોક્કસ કમેન્ટ બોક્સમાં આપનો પ્રશ્ન નાખી શકો છો, અથવા આપ વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક શ્રીની કચેરી કામધેનુ યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે પણ આપ આપના પ્રશ્નો છે લખીને મોકલી શકો છો, ઈમેલ દ્વારા મોકલી શકો છો. અમે પ્રયત્ન કરીશું કે આપના પ્રશ્નોના જવાબો છે એ સંતોષકારક રીતે આપને આપના સુધી પહોંચાડી શકીએ. તો આજના વિષયની ચર્ચા આપણે અહીં સમાપ્ત કરીશું. ફરી આવતા શુક્રવારે એક નવા વિષય, એક નવા વક્તા અને નવી માહિતી સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. આભાર. થેન્ક યુ સર. यू।